हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया। चलिए, तो आपकी शानदार पढ़ाई चल रही होगी। आ जाइए सभी बच्चे, लाइव जुड़ जाइए। क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास 10th साइंस, जिसमें हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स वाला चैप्टर, पहला चैप्टर जिसका की नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। जिसमें हमने परावर्तन के बारे में पढ़ लिया, प्रकाश के बारे में, गोलीय दर्पण से संबंधित चीजें पढ़ी, प्रतिबिंब के बारे में पढ़ा, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब रचना के नियम। गोलीय दर्पण अवतल और उत्तल दो प्रकार के होते हैं। अवतल गोलीय दर्पण और उत्तल गोलीय दर्पण दोनों से प्रतिबिंब के किरण आरेख हमने पढ़ लिए हैं। और हमने कल की क्लास में लास्ट क्या देख लिया बेटा? अपवर्तन की परिभाषा और नियम, जिसमें हमने थोड़े बहुत माध्यमों के बारे में भी समझा था। ठीक है, चलिए, बात आ गई मेरी समझ में आपको। तो आगे बात करते हैं बेटा। देखिए, जो कल का लिखा हुआ है, मैंने आपको कल पढ़ाया था प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। कि जब कोई प्रकाश किरण, हमने क्या बोला था बेटा? कि जब कोई प्रकाश किरण किसी भी मतलब प्रकाश स्रोत से चलकर तिरछी किसी दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर आपतित होती है, तो वह क्या हो जाती है बेटा? अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश किरण का अपने मार्ग से विचलित हो जाना क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। बहुत सारी घटनाएं आपको दैनिक जीवन में ऐसी देखने को मिलेंगी जिसमें प्रकाश के अपवर्तन के बारे में बताया जाता है, या अपवर्तन के कारण वो घटनाएं होती हैं। पर हमने नियम पढ़े थे दो बेटा, कि आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल में होते हैं, ये हमने देख लिया था। और दूसरा पढ़ा था बेहतरीन, किन्हीं भी दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ के लिए जो आपतन कोण की ज्या, अर्थात जो आपतन कोण बनता है उस पर साइन का मान, तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अर्थात जो अपवर्तन कोण बनता है उस पर साइन का मान, इनका हमने अनुपात निकाला। तो वो अनुपात सदैव नियत होता है। नियत का मतलब होता है हमेशा एक ही आएगा, बिल्कुल सेम आएगा सभी का। ठीक है, चलिए, और ये इसी को हम क्या बोलते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। तो कल मैंने ये आपको बता दिया था बेटा, अपवर्तन की परिभाषा, अपवर्तन के नियम, सघन माध्यम, विरल माध्यम बता ही दिए थे बेटा। याद रखना है कि जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाएगी, तो ध्यान से, सघन मतलब भीड़ भाड़ से कहां जा रही है? खुले में जा रही है। तो क्या हो जाता है बेटा? अभिलंब से दूर हट जाएगी। देखिए, ये माध्यम क्या है बेटा? सघन, और यहाँ पे माध्यम क्या हुआ? विरल। तो जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से कहां जाती है? विरल माध्यम में, तो वह अभिलंब से क्या हो जाती है? जाना कैसे चाहिए था इसको? इस दिशा में अभिलंब से, सघन से विरल, अर्थात घनी आबादी से बिल्कुल रियल में बाहर आ रहा है, तो ये क्या आ जाएगा बेटा? अभिलंब से दूर हट जाएगी प्रकाश किरण। ये हमारा होता है बेटा आपतन कोण, और ये पूरा हमारा होता है अपवर्तन कोण। पूरा ये टोटल पूरा हमारा होता है अपवर्तन कोण। ठीक है, चलिए, तो आपने ऐसी बात समझ ली है। अब आगे आज हम क्या बात करने वाले हैं ये देखेंगे। और विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो क्या हो जाता है बेटा? अभिलंब के पास झुक जाती है, अभिलंब के पास। अब आज का हमारा टॉपिक क्या है? थोड़ा सा अच्छे से आगे बढ़ेंगे, चलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है बेटा कांच के, इसको समझना अकेले है आपको, इस पे से कोई वैसा प्रश्न नहीं है। कांच के आयताकार, क्या टॉपिक है बेटा आपका? कांच के आयताकार गुटके से प्रकाश का अपवर्तन। कांच के आयताकार गुटके से प्रकाश का अपवर्तन, पहले इसको समझेंगे, फिर इसके बाद में मैं आपको परा अपवर्तनांक के बारे में बताऊंगा। ठीक है, चलिए। हालांकि कल मैंने स्नेल का जो दूसरा नियम है, स्नेल का दूसरा नियम नहीं, परावर्तन का दूसरा नियम जो कि स्नेल का नियम है, वही हमारा क्या है? अपवर्तनांक की परिभाषा। तो अपवर्तनांक क्या होता है? क्या मतलब चीज क्या है अपवर्तनांक? ठीक, शब्द क्या है अपवर्तनांक, उसको हम पढ़ेंगे। उससे पहले आप एक टॉपिक देखिए, कांच के आयताकार गुटके से प्रकाश का अपवर्तन। कांच का आयताकार गुटका अर्थात क्या मतलब हुआ? जैसे मैं एक बार मैं आपको बताता हूं बेटा। जैसे देखिए कि ये मेरे पास एक बुक है, ये क्या है? मेरे पास एक बुक है। देखिए, इसकी मोटाई है बहुत सारी, ये इसकी मोटाई है इधर, ठीक, और इसकी लंबाई चौड़ाई, समझ गया? एक घन टाइप का, घनाभ टाइप का है। तो यही इसी प्रकार से यदि ये कांच का है, क्या है बेटा? यदि ये कांच का है तो क्या करेंगे? ये देखिए, इस तरीके से मैंने रख दिया आपके सामने, यहां पर ये बोर्ड पर मैंने रख दिया। अब आपको सामने से क्या दिख रहा है? केवल इसकी एक रेखा दिख रही, जो कि मैं आपको बनाऊंगा वहां पे। ठीक है, आ गई बात समझ में मेरी? ये जो दिख रही है ना, इसको मैं बनाऊंगा आपके सामने बोर्ड पर। ठीक, प्रकाश कैसा आएगा? प्रकाश ऐसे इस तरीके से आएगा, इसमें से ऐसे तिरछा आपतित करना है बेटा, तो इस तरीके से प्रकाश आएगा। ठीक, और इसमें से बाहर निकल के जाएगा। तो जब तक इसके अंदर प्रकाश रहेगा तब तक वो काय में रहेगा? कांच में। बाहर क्या है? वायु। नीचे क्या है? वायु। इसमें से गुजार के जाना है।
तो होता क्या है, समझ में आया, होता क्या है ये हमें देखना रहेगा। ठीक, तो वो कांच का जो आयताकार गुटका है वो कहां पर है बेटा, ये रहा, कांच के आयताकार गुटके से प्रकाश का अपवर्तन, ये कांच का आयताकार गुटका, ये कैसा है मैंने आपको समझा दिया। ये इस प्रकार का बॉक्स है, ये यहां से प्रकाश आएगा। ठीक, तो ये जो आपको दिख रहा है ना बेटा, ये इसका केवल कौन सा वाला सिरा है वो मैंने आपको बता दिया है। समझ में आ गया मेरी बात। एक और देखिए आप, एक सेकंड के लिए आप इसको देख सकते हो, ये बेटा एलईडी बल्ब का क्या है, खोखा है एलईडी बल्ब का। ठीक, ये इस तरीके से रखा हुआ है, तो आपको जो मैंने बना रखा है वो क्या है, यहां पर। तो जो आपतित प्रकाश आएगा वो किस तरीके से आएगा बेटा, इस वाले पृष्ठ पर आएगा। ठीक, और इसमें से अंदर क्या है, कांच, यहां से यहां तक पूरे में क्या है बेटा, कांच, और नीचे से प्रकाश किरण निकलेगी। तो आपको यही पढ़ना है कि कांच के आयताकार गुटके से प्रकाश का अपवर्तन, ये टॉपिक है, कैसा होता है, क्या होता है, हम पढ़ के देखेंगे। तो ले लो भैया, कांच का आयताकार गुटका हो गया। तो सबसे पहले ऊपर बेटा इसके क्या है, ये एक सीमा पृष्ठ क्या है, वायु से कांच में जाएगी प्रकाश किरण, काइस जाएगी, वायु से कांच में। और ये आपको खुद समझने वाली बात है, सेल्फ कौन सी, के जो कांच है वो वायु के सापेक्ष विरल, वो सघन माध्यम है, क्या है, सघन। और वापस ये पूरे अंदर ही अंदर क्या है बेटा, कांच, और वापस क्या आ गई बेटा, यहां आपकी वायु। तो आप समझ गए, यहां पे अपवर्तन होगा एक बार, क्योंकि ये सीमा पृष्ठ जो आपको दिख रही है, आप इसका नाम भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ए बी, इसको सी और डी। तो ए बी सी डी बेटा कांच का आयताकार स्लैब है, ठीक, टुकड़ा है, या कांच का आयताकार गुटका है। इसके पृष्ठ ए बी पर एक प्रकाश किरण तिरछी आपतित होती है, इस तरीके से ध्यान से समझे, तिरछी आपतित होती है ये। ठीक बेटा, सीधी लेंगे तो आपको पता है अपवर्तन होगा ही नहीं, तिरछी आपतित होती है। इस बिंदु पर मैं अभिलंब खींचूं, तो ये मैंने इस पर अभिलंब खींचा, ज्यादा बड़ा नहीं, ये मैंने इस पे अभिलंब खींच दिया। अब आप बताइए बेटा, वायु से कांच में जा रही है, अर्थात विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही प्रकाश किरण, तो विरल से सघन में प्रवेश करने पर अभिलंब की ओर झुक जाएगी। यदि ये कांच नहीं होता तो प्रकाश का मार्ग कैसा था, ये था प्रकाश का मार्ग। बिल्कुल आ गई मेरी बात समझ में। ठीक, लेकिन प्रकाश किरण गई कहां पर बेटा, ये अभिलंब की तरफ झुक गई, और जब तक कांच में चल रही है, कहां तक, जब तक कांच में चल रही है तब तक बेटा एक सीधी सरल रेखा में चलेगी। यहां पे मुड़ेगी, इस पॉइंट पर मुड़ेगी, इस तरीके से जाएगी, इस तरीके आएगी, और ये यहां पर ऐसे मुड़ के चली जाए। जब तक कांच में चल रही तब तक एक सीधी सरल रेखा में। अब यहां पर आके देखो, इस पॉइंट पर ये फिर से काय में आ रही बेटा, कांच से वायु में। तो कांच से वायु में आने के लिए फिर देखो, सघन माध्यम से विरल माध्यम, इस बार अभिलंब से दूर हट जाएगी। अभिलंब का खींचेंगे कुछ नहीं, आप तो वहीं पे 90 डिग्री। अब इसको जाना कैसे चाहिए था, इधर जाना चाहिए था, लेकिन ये दूर हटेगी अभिलंब से। देखो अभिलंब से ऐसा जाना चाहिए था, दूर हटेगी, मतलब इधर चली जाएगी। तो ये आपकी प्रकाश किरण चली गई। ठीक, तो आपको लग रहा होगा बेटा, इन दोनों प्रकाश किरणों को देखकर देखिए, ये एक दूसरे के समांतर है कि नहीं है, देखो बिल्कुल। तो मैं आपको बता देता हूं बेटा, कि जब भी दो या दो से अधिक समांतर, यदि आपने क्या रखे हैं, माध्यम रखे हैं समांतर, देखो ये बिल्कुल समांतर है एक दूसरे के, यहाँ वायु कांच वायु, तो आप भले ही कांच के अंदर हीरा रख दो, आप इस जगह में 10 और माध्यम रख दो, बिल्कुल सघन विरल कुछ भी रख दो, कोई ना। यदि पहला माध्यम और अंतिम माध्यम बिल्कुल एक समान हुआ, तो ये जो आपतित प्रकाश किरण थी और जो निर्गत प्रकाश किरण है बेटा, इसको आपतित बोल रहे हैं, इसको अपवर्तित, और इसको निर्गत। निर्गत मतलब ये बाहर निकल रही, निर्गत इसलिए क्योंकि इसने 2 बार फेस कर लिया अपवर्तन को, 2 बार मुड़ ली, एक यहां पर और एक यहां पर, इसलिए इसको निर्गत। निर्गत मतलब जो बाहर निकल रही है, निर्गत किरण हम कहते हैं। तो जो निर्गत किरण है और आपतित किरण है, आपतित किरण को बिल्कुल मैं सीधा लेके आया, ये क्या थी, आपतित प्रकाश की दिशा, और ये क्या, निर्गत। तो ये बेटा एक दूसरे के बिल्कुल समांतर होते हैं, लेकिन कब, पॉइंट समझना, कब होते हैं, जब माध्यम बिल्कुल समांतर हो। ऐसा नहीं है कि आपने वायु और कांच इस तरीके से रख दिया और अगला कांच वायु आपने इस तरीके से रख दिया, तो ऐसे में समांतर नहीं होंगे फिर प्रकाश किरण। ठीक है, बिल्कुल आपको कैसा होना चाहिए, जो माध्यम है वो एक दूसरे के समांतर होना चाहिए। आप भले ही कितनी भी माध्यम रख दो, ऐसे रख सकते हो आप, वैसे ले लो वायु, इस बीच इसके अंदर ले लो आप जल, फिर ले लो आप कांच, समझ गया, या आप कुछ भी ले लो, आप तो हीरा ले लो इस जगह में, मतलब यहां से यहां तक जल है, फिर कांच है, फिर हीरा है, और वापस लास्ट में आपने वायु कर दी, यानी प्रकाश किरण वायु में से आ रही थी और वायु में ही निकल रही, तो बेटा उसका केवल पार्श्व परावर्तन होगा, क्या, उसकी जगह अकेली बदलेगी, बाकी वो बिल्कुल समांतर रहेगी। ये देखिए और ये देखिए, समझ में आई मेरी बात आपको।
बात समझ में आई बेटा? केवल अपने पार्श्व से खिसक जाती है, उसका पार्श्व अपवर्तन, मतलब यहां जाना चाहिए था वो खिसक के इधर हो गई, बशर्ते रहेगी उसी दिशा में बिल्कुल समांतर। तो इस प्रकाश किरण को क्या बोलते हैं बेटा? हम आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण कहते हैं। इसके बाद बात करेंगे बेटा, ये क्या हो गई हमारी अपवर्तित किरण। ये भी अपवर्तित है, लेकिन इस किरण के हिसाब से ये आपतन आपतित किरण है। वैसे देखा जाए तो अपवर्तित किरण। और थोड़ी चीजें बताऊंगा। और ये क्या है बच्चे? आपकी निर्गत किरण। क्या हैगी? निर्गत किरण। निर्गत किरण, ठीक है। निर्गत किरण आपतित प्रकाश के बिल्कुल समांतर होती है यदि पहला और अंतिम माध्यम एक ही है। दो बात है बेटा, ये क्या रहेगा आपका? आपतन कोण, ध्यान से। और ये क्या रहेगा हमारा? अपवर्तन कोण अंदर। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा देखना, इसमें तो क्या घचड़ पचड़ ज्यादा हो गई, इसमें तो अंदर घचड़। इसको मैं थोड़ा सा इधर बना रहा हूं तो देखना, ऐसी कंडीशन नहीं है क्या? ये प्रकाश किरण ऐसी आई और कैसी चली गई? ये क्या है बेटा? हमारा अभिलंब। और ये प्रकाश किरण कैसी चली गई? इस तरीके से चली गई। बात को समझना। और ये भी क्या है बेटा? हमारा यहाँ पे अभिलंब हैगा। और ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं ही, आयत की भुजाएं। तो क्या बेटा ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर नहीं होगा क्या? देखो, अब मैं सब कुछ मिटा रहा हूं, आप तो केवल इसको देखो। क्या ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताइए बेटा। शीर्षाभिमुख वो एकांतर कोण नहीं बन रहा है क्या? जी देखिए, ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है नहीं होता है? किस नियम से? एकांतर कोण। तो ये आपका आर है, तो ये वाला आपतन कोण भी कितना होगा बेटा? आपका आर। और ये आपका क्या हो जाएगा? निर्गत कोण। निर्गत कोण कहो या इसको आप क्या कह दो? अपवर्तन कोण R2 कह सकते हो। क्या कह सकते हो? R2। या इसको ई से दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? ई से। यदि बेटा मैं आपके क्या लगाऊं यहाँ पे? स्नेल का नियम लगाऊं। क्या लगाऊं? स्नेल का नियम लगाऊं तो क्या होगा? यहाँ पे आएगा आपका साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, ये आएगा। और इधर क्या आएगा बेटा आपका? ये आएगा साइन आर, और अपॉन में कितना आएगा? साइन R2। साइन R2। हालांकि इसका अनुपात और इसका अनुपात अलग अलग आएगा, देख लेना, क्योंकि ये यहाँ पे एंगल अलग है और ये एंगल अलग है। ठीक है, चलिए, बात मेरी आई समझ में? तो ये क्या हुआ सर? आपने ये पढ़ा दिया, ये क्या हुआ? ये कुछ नहीं हुआ बेटा। इससे फायदा यही है कि आप कांच के आयताकार गुटके से, कांच के आयताकार गुटके से क्या निकाल सकते हो बेटा? अपवर्तन की जो घटना है वो कांच के आयताकार गुटके से आपको समझानी थी, जो कि आपने समझा दी है। यही किताब में टॉपिक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आगे कुछ लिखा भी नहीं है। लिखा इसमें इतना सा ही है कि यदि पहला माध्यम और अंतिम माध्यम बिल्कुल एक सा होता है तो जो आपतित प्रकाश है वो निर्गत प्रकाश के समांतर होता है, बशर्ते उसका पार्श्व परावर्तन हो जाती या पार्श्व खिसक जाता है। ये ठीक है, समझ गया? यहां से यहां तक मतलब खिसक गई, यहां जाना चाहिए था प्रकाश को, इसके रखने से प्रकाश इधर खिसक गया, जा अभी भी उसी दिशा में रहा है। आप एक बार किताब को खोलें और किताब में देखें इसके बारे में और कुछ लिखा है क्या, देखेंगे। हाँ, नहीं लिखा। निकाल लीजिए। चलिए देख लीजिए बेटा, किताब में क्या लिखा है। कांच का आयताकार का वायु कांच, कांच का स्लैब, ये आप डायग्राम बना सकते हो। इसका नाम कांच का स्लैब या कांच का गुटका, कांच का स्लैब या कांच का गुटका है जी। ठीक है, और क्या लिखा है? कुछ नहीं लिखा, बढ़िया है। अभिलंब है एन, एन डैश, एम, एम डैश, इन अभिलंबों के नाम हैं। एन से क्यों दर्शाते हैं? क्योंकि एन मतलब नॉर्मल। और ये एक और अभिलंब है बेटा एम, एम डैश, एम, एम डैश, एन, एन डैश। और क्या दरकार है? कुछ नहीं, वायु कांच, वायु है, सिंपल है, निकल गया, बहुत बढ़िया। चलिए, समझ में आया मेरी बात? और यहीं से आपने देखा इसको, ठीक है। चलिए, तो मेरी बात समझ में आई बेटा आपको? आई क्या? जल्दी से बताइए, यहां तक हो गया क्या कंप्लीट? कांच के आयताकार गुटके से कोई बता ही था ही नहीं है। चलो, 15 मिनट हो चुके हैं। मैंने आपको कांच के आयताकार गुटके से क्या बता दिया है? कांच के आयताकार गुटके से प्रकाश का अपवर्तन समझा दिया। यही टॉपिक है। और इस पे से कुछ आए परीक्षा में कि कांच के आयताकार गुटके से आप क्या करिए? प्रकाश का अपवर्तन समझाइए। तो देखो 2 नंबर में तो ये बड़ा प्रश्न है, नहीं आएगा। आप इसको यही समझना है, अब ध्यान से। अब मैं आपको एक बात बताऊं बेटा, ये पार्श्व परावर्तन पता है कितना हुआ? ये कितना मतलब खिसक गया इसका यहां से। तो बेटा ये जो है, आपको मैं निकलवा सकता हूं कि ये कितना खिसकेगा। यदि आप मुझे क्या बता दो? इसका अपवर्तनांक वगैरह बता दो।
कांच का, वायु के सापेक्ष कांच का, तो ये कितना खिसकेगा ये मैं आपको बता सकता हूं। ये किस पर निर्भर करेगा, ये निर्भर करेगा आपतन कोण पर। तो मैं इसके लिए एक व्यंजक निकाल सकता हूं कि ये कितनी इधर खिस, चलिए देखिए बेटा। हाँ भाई, तो इतना बात आ गई समझ में। मैं आपको, यदि आप बड़ी क्लास में पढ़ते तो 12th क्लास में हम ये भी निकलवाते हैं कि ये कितना पार्श्व परावर्तित हो जाता है यहाँ पे, ठीक है इसका। चलिए आगे देखिए अब बेटा, प्रकाश किरण अंतःपृष्ठ पर अभिलंब आपतित होती है, स्वयं ये हो गया, ठीक है। चलिए अब आपका टॉपिक है बेटा अपवर्तनांक। बिल्कुल, अब आपका टॉपिक क्या है, अपवर्तनांक। बेटा जितना किताब में होगा उतना ही तो बताऊंगा, इसके आगे मैं उस व्यंजक को निकलवाऊं उसमें बहुत सारे नियम वगैरह लगेंगे, और क्या ही कर लोगे उसको निकाल के, फॉर्मूला वगैरह आ जाएगा, उसको निकाल के क्या ही कर लोगे आप। इसलिए जो आपकी बुक में है, जो लायक चीज है, जो शानदार बढ़िया इंपोर्टेंट चीज है, आपके कंपटीशन एग्जाम में भी आ सकती है, उतना ही मैं आपको बता रहा हूं। मैं अभी रोक इसलिए रहा हूं थोड़ा सा बोलने में, क्योंकि इसके आगे भी मुझे बहुत सी चीजें पता है, बट वो अभी आपके समझने लायक कंडीशन में नहीं है, ठीक। चलिए तो अब आप, आज का टॉपिक है बेटा हमारा अपवर्तनांक। क्या हैगा बच्चे, अपवर्तनांक। देखिए क्या होता है अपवर्तनांक, किसे कहते हैं। तो परिभाषा तो बच्चे आपने पढ़ ली ना अपवर्तनांक की, जो परावर्तन का दूसरा नियम वही तो अपवर्तनांक है। आपको क्या लिखना है, आप परीक्षा में अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं, कुछ नहीं, आप लिख देना किसी भी दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर आपतित जो प्रकाशकरण होती है उसके लिए आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियत राशि होती है, जिसे हम उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। आई मेरी बात समझ में। अब दूसरी बात ये आती है कि अपवर्तनांक की परिभाषा कहां से लेके आए आप, सॉरी, अपवर्तनांक की परिभाषा कहां से लेके आए आप, आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण से। यदि आपको आपतन कोण और अपवर्तन कोण पता ना हो, तब आप उस कंडीशन में क्या करोगे, तो बेटा आपतन कोण और अपवर्तन कोण यदि आपको पता नहीं है, तो उस कंडीशन में आप अपवर्तनांक को निकालने के लिए क्या करेंगे, देखना कि जो अपवर्तनांक, मुझे एक बात बताइए आप, चलो अपवर्तनांक को हम ऐसे निकाल के लेके आते हैं। पहली बात तो अपवर्तनांक होता क्या है, मेरी बात सुनो। अपवर्तनांक ये होता है कि हर माध्यम प्रकाश के साथ एक व्यवहार प्रदर्शित करता है, हर माध्यम प्रकाश के साथ एक व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो उसी व्यवहार से हमने एक शब्द निकाल लिया या एक राशि निकाल ली कि इसे हम इस माध्यम का अपवर्तनांक कहेंगे। सर इसकी आवश्यकता क्या, अरे बहुत आवश्यकता है। अपवर्तनांक के उपयोग, अपवर्तनांक के महत्व, क्यों निकाला इस भौतिक राशि को, समझ आई मेरी बात। तो भौतिक राशि जो अपवर्तनांक है इसकी आवश्यकता क्यों, ये सब चीजें बाद की, पहले वो क्या है, तो क्या है समझ गए, बात आई समझ में। जैसे आप भगवान ने इंसान को बनाया, तो इंसान को बनाने के बाद अब जब आदिकाल से आदि मानव पाए जाते थे तो उनके नाम वगैरह नहीं होते थे, इंसान को बोलना नहीं आता था। तो जैसे जैसे इंसान की समझ बढ़ी तो उसने कहा यार सबकी शक्लें कैसी हैं, एक जैसी हैं, तो सबकी शक्लें एक जैसी हैं, नाक नक्शा वही सब, शरीर सब एक जैसा है, तो एक काम करो आइडेंटिटी बनाओ इनकी। आइडेंटिटी मतलब, तो हमने एक नाम रख दिया फलाना रामू श्यामू घनश्यामू जो भी है, नाम रख दिया भैया हमने। तो वो नाम क्या है, नाम क्या उसकी आइडेंटिटी। उसी प्रकार से हर एक माध्यम का एक वैल्यू होती है, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, अपवर्तनांक कहते हैं। अब वो क्या होती है अब समझिए। अब जो माध्यम का अपवर्तनांक है बच्चों, उसका संबंध, माध्यम के अपवर्तनांक का जो संबंध है बच्चों, वो उसके काय से होता है, प्रकाश के वेग से होता है। सर क्या बात हुई, प्रकाश के वेग से। बच्चे अलग अलग माध्यम में प्रकाश का वेग अलग अलग होता है। मैंने आपको वायु में प्रकाश का वेग बताया था, किसका बताया था, वायु में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये सी, ये क्या है, वायु या फिर निर्वात, वायु या फिर निर्वात। बेटा निर्वात तो समझते हो ना, वैक्यूम। निर्वात यदि किसी को पता ना हो तो निर्वात मतलब होता है कुछ नहीं, सर मतलब
जहां कुछ नहीं होता उस जगह को निर्वात बोलते हैं। जैसे मान के चलो ये कांच, ये कमरा है, बिल्कुल मैंने कांच से पैक कर दिया, इसमें बिल्कुल ना एयर बाहर आ सकती ना अंदर जा सकती, कुछ भी, कोई ऑक्सीजन से लेकर नाइट्रोजन कुछ भी नहीं है, इसकी पूरी जो एयर थी वो मैंने बाहर कर ली और बिल्कुल पैक कर दिया। अब कांच के अंदर इस कमरे में क्या है? आप बोलोगे सर कुछ नहीं है, तो बस उस कुछ नहीं स्थिति को बोलते हैं बेटा हम क्या, निर्वात। क्या बोलते हैं? निर्वात, वैक्यूम बोलते हैं। ठीक है, तो वायु या निर्वात में यदि प्रकाश चलेगा तो उसकी स्पीड कितनी होती है? जी। यदि मैं इसको कहूं कि जल में प्रकाश खींचा, तो बेटा जल में प्रकाश अलग स्पीड से चलेगा, कांच में प्रकाश अलग स्पीड से चलेगा। अर्थात बेटा, अर्थात का तात्पर्य यह हुआ कि जो अभी मैंने आपको कांच के आयताकार गुटके में प्रकाश का परिवर्तन अपवर्तन बताया था, तो जैसे मान के चलो यहां से यहां तक प्रकाश आया, तो प्रकाश को यहां से यहां तक अलग समय लगेगा और यहां से वो थोड़ा सा मुड़ गया था तो यहां से यहां तक अलग समय लगेगा। यदि ये दोनों दूरियां बराबर हैं तो यहां ज्यादा समय लगेगा, यहां कम समय लगेगा, क्योंकि ये प्रकाश को निकलने में मुश्किल करेगा, क्योंकि इसके अणु क्या क्या है, पास पास में। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि प्रकाश के वेग से भी, प्रकाश के वेग से भी, प्रकाश की स्पीड, प्रकाश की चाल, तीनों बातें एक ही हैं, स्पीड, वेग, चाल, सब अभी अभी के लिए। ठीक, वैसे अलग चीज होती है जब इन्हीं को हम पढ़ने जाते हैं। तो बेटा प्रकाश के वेग अलग अलग होता है अलग अलग माध्यमों में, और प्रकाश के वेग के हिसाब से भी हम किसी माध्यम का अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। सर कैसे? तो आप कुछ मत करो। अपवर्तनांक दो प्रकार का, सबसे पहले तो परिभाषा, अपवर्तनांक दो प्रकार का, एक बेटा निरपेक्ष अपवर्तनांक और एक होता है सापेक्ष अपवर्तनांक। सर निरपेक्ष अपवर्तनांक, पहले अपवर्तनांक को बता देता हूं, दो प्रकार का, एक कैसा रहता है बेटा आपका, सापेक्षिक या आपेक्षिक, दोनों का एक ही मतलब होता है, ध्यान से समझना, आपेक्षिक अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, और दूसरा होता है बेटा हमारा निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्या होता है? निरपेक्ष अपवर्तनांक। सर ये क्या होते हैं? तो कुछ नहीं बेटा, मेरी बात ध्यान सुनना, आप एक काम करो, आपेक्षिक अपवर्तनांक का क्या मतलब होता है या सापेक्ष अपवर्तनांक का, दोनों का अर्थ एक ही है बेटा। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है कि एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। मतलब सर, मतलब बच्चे, जैसे मैं कहूं आपसे कि मेरी उम्र किसी बच्चे के सापेक्ष इतनी बड़ी है, तो मुझे एक बात बताओ, आप में से दो बच्चे ले लिए मैंने कोई, ठीक है, एक ले लिया मैंने रामू और एक ले लिया श्यामू। अब आप में से कोई भी सब रामू है, तो मैं बोलूं रामू से मेरी आयु 10 साल बड़ी है, तो रामू कितने का था? 15 का, तो मैं 10 साल बड़ा हूं रामू से। अब वहीं श्यामू की आयु कितनी थी? कम थी, तो मैं श्यामू से 20 साल बड़ा हूं। तो इसका तात्पर्य मैं तो उतना ही हूं, लेकिन रामू के हिसाब से मैं अलग आयु है, श्यामू के हिसाब से मेरी अलग आयु है, सापेक्ष आयु। समझ गया? तो ऐसे ही एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को हम बोलते हैं आपेक्षिक अपवर्तनांक। समझे बात को? और अब सर निरपेक्ष क्या होता है? निरपेक्ष मतलब होता है बेटा किसी के सापेक्ष नहीं, वायु के सापेक्ष। वो अभी रामू श्यामू थे ना, उसकी जगह पे एक ऐसा लड़का है जिसके सापेक्ष यदि मैं आयु बताऊंगा तो उसको बोलते हैं निरपेक्ष। क्या बोलूंगे? निरपेक्ष, यानी वायु के सापेक्ष जो किसी माध्यम का अपवर्तनांक है उसी को हम बोलते हैं बेटा निरपेक्ष अपवर्तनांक। सर मतलब देख ऐसे, और सर निकालते कैसे हैं? डायरेक्ट तो फॉर्मूला है। आपेक्ष अपवर्तनांक कैसे निकालते हैं? कुछ नहीं, पहले माध्यम, आपने क्या लिखा, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, डायरेक्ट संबंध होता है, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल। ले लो आप, इसको मैंने V1 मान लिया, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल को क्या मान लिया? V1, तथा बेटा यहां क्या आ जाएगा आपका? दूसरे माध्यम, क्या आ जाएगा? दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। बेटा अभियाल आ रहा है और समझ में आ रहा है, घबराए ना, ये V2 मैंने मान लिया, और तुम्हें पता है बेटा प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों अलग अलग होती है, अभियाली मैंने आपको बता दिया। तो आप कुछ मत करो, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल का दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल से भाग दे दो, तो जो एक नियत राशि आपको प्राप्त होगी वही क्या है? उस माध्यम का अपवर्तनांक। लेकिन दो होते हैं, तो कैसा? इसको बोलते हैं N21। N21 बराबर होता है बेटा आपका V1 अपॉन V2। सर ये N21 क्या है? तो N21 जो है वह है पहले माध्यम के सापेक्ष, क्या बोला? पहले माध्यम के सापेक्ष या आपेक्ष, सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ध्यान से, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। सर अर्थात, अर्थात प्यारे बच्चों, यहां पर है बेटा आपका कांच,
यहां पर है बच्चे आपका जल, यहां पर है आपका बच्चे हीरा। तो आप क्या करिए, चलो अभी आप जल और कांच के लिए ले लो। तो बेटा ऊपर क्या है कांच, नीचे क्या है जल। तो पहले माध्यम में क्या हुआ कांच, क्या हुआ कांच, और दूसरा माध्यम क्या हुआ जल। अब जल कैसा है बेटा आपका कांच के सापेक्ष विरल, तो यह विलंब से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी, हट गई, कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा कांच में प्रकाश की चाल आपको क्या लिखना है, कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल में भाग देना है किसका, जल में प्रकाश की चाल। अच्छे से देखना बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, जल में प्रकाश की चाल, इसका भाग दे दो। तो जो आपको निकल के आएगा वो पता है क्या है, वो है कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। क्या हैगा, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। क्या है, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। समझ गया बेटा। तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ये अलग होगा। और अब मुझे एक बात बताओ, यदि इसी कांच की जगह पे, बात समझना, यदि इसी कांच की जगह पे मान के चलो कुछ और होता, कांच की जगह पे मैंने मान लिया कोई बेटा आपका तेल है, कोई सा भी मान लो आप, केरोसिन है, केरोसिन, केरोसिन तो समझते हो, अरे चिमनी का तेल, मिट्टी का तेल, केरोसिन। अब केरोसिन बटे जल आ गया, यानी अब प्रकाश किरण कहां आ रही, केरोसिन से जल। तो बेटा ये जो पहले केरोसिन में ऐसी कैसी आ रही, पहले कांच था तो इसमें कम मुड़ी थी, हो सकता है बेटा अब आपका कैसे मुड़ जाए बेटा आपका, समझाई, अलग इसकी जो दिशा थी पहले की अपेक्षा अलग आएगी। अब अलग आएगी तो कांच की जगह यहां क्या आएगा बेटा आपका, केरोसिन। क्या आएगा, केरोसिन में चाल प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल। तो ये क्या है बेटा, केरोसिन के सापेक्ष, केरोसिन के सापेक्ष किसका, जल का अपवर्तनांक। तो बेटा केरोसिन के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक अलग होता है, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक अलग होता है। समझे मेरी बात को प्यारे बच्चों, जे अलग अलग माध्यमों के हिसाब से अलग अलग माध्यम का अपवर्तनांक अलग अलग होता है। अर्थात अर्थात पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, यहां देखना पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे, जो एन के पास में लिखा है उस माध्यम का अपवर्तनांक होता है। तो आपने यहां क्या लिखा, V1 बटे V2, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। और यदि आपको इसी को कैसे लिखना है कि भैया दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, यदि आपको ऐसा लिखना है, ये मेरी बात समझ में आ गई होगी प्यारे बच्चों। और अब यहीं पे आपको ये लिखना है कि सर दूसरे माध्यम के सापेक्ष, दूसरे माध्यम के सापेक्ष, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। तो क्या करेंगे, पहले माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम का अपवर्तनांक। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना बेटा, कि जो आपका N21 था इसकी इसका हो जाएगा N12। तो जहां जाएगा बेटा आपका V2 अपॉन V1, अर्थात दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल बटे पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, और बटे में क्या जाएगा बेटा, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल। तो आप समझ गए बेटा ये क्या हो गया, बदल गया। तो आप देखिए दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। अब जे देखो, तो दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक आ गया। तो ये दो तरीके से लिखा जाता है, दो तरीके से लिखा जाता है। मैंने आपको दूसरा पहला यहां पे समझा दिया है, आप एक बार और समझ लें अच्छे तरीके से। ऐसा समझो आप, सबसे पहले तो आप ले लो जल, अब इस बीच में ले लिया आपने कांच, इस बीच में आपने ले लिया हीरा, ठीक। प्रकाश किरण आई, इधर चली जाएगी ऐसे टेढ़ी, इधर चली जाएगी और इधर चली जाएगी और इधर निकल के वापस चली जाएगी, ठीक है, मुड़ेगी। चलिए बात आ गई समझ में। अब देखिए बेटा जल से कायम जा रही है कांच में, तो यदि आप बोलोगे कि कांच का अपवर्तनांक, क्या बोलोगे, कांच का अपवर्तनांक, तो ऐसा आप बोल ही नहीं सकते, कांच का अपवर्तनांक आप बोल ही नहीं सकते। क्यों, आपको बोलना पड़ेगा जल के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, जल के सापेक्ष, समझे। तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, अर्थात जल में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। अब यहां पे क्या आ जाएगा आपका हीरा, तो हीरे का चाहिए तो हीरे का क्या बोलोगे, कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक। अब माना कि ये कांच नहीं होता बीच में, ठीक, कांच नहीं होता, तो जल के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक अलग आता, जल में प्रकाश की चाल बटे हीरे में प्रकाश की चाल, जल के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक। समझे बेटा मेरी बात को। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से उदाहरण देके उम्र का, माध्यम का और ये पूरा लिखवा दिया है, ठीक। तो मैं आशा करता हूं कि आपको बेटा अपवर्तनांक समझ में आ गया होगा। ये है सापेक्ष अपवर्तनांक। क्या है, सापेक्ष अपवर्तनांक। किसी अन्य माध्यम को सामने रखकर या अन्य माध्यम के अनुसार किसी माध्यम का अपवर्तनांक वो होता है सापेक्ष। सर अब निरपेक्ष की बात करें तो निरपेक्ष में कुछ नहीं होता। निरपेक्ष में क्या है पता है, वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक को क्या बोलोगे, परिभाषा,
निरपेक्ष अपवर्तनांक, सर ये क्या होता है बेटा? इसका कोई मात्रक वगैरह नहीं होता, ध्यान रखना। निरपेक्ष अपवर्तनांक ये क्या होता है? तो आप बोलोगे कि वायु या निर्वात, क्या बोला आपने? वायु या निर्वात के सापेक्ष, अभी भी है तो सापेक्ष ही, वायु या निर्वात के सापेक्ष माध्यम के अपवर्तनांक, क्या बोला बेटा? माध्यम के अपवर्तनांक को हम क्या बोलते हैं बेटा? निरपेक्ष अपवर्तनांक, या हम उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। बस दिल थाम के बैठे रहिए, समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा। धीरे 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 आप बैठे रहा करो, स्किप मत किया करो, कह रहे यार क्या कह दिया। मैं बिल्कुल जब तक बात खत्म नहीं हुई तब तक मैं आगे बढ़ता ही नहीं। हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। सर इसका अर्थ क्या हुआ? वायु के सापेक्ष, अर्थात इसका मतलब जैसे मैं तुमसे कहूं कि किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर, इसको केवल एन से दर्शाते हैं, तो यहां जाएगा बेटा आपका वायु में प्रकाश की चाल। अरे अब वायु के सापेक्ष मतलब पहला माध्यम वायु हो गया, तो वायु में प्रकाश की चाल और बटे वो जो माध्यम की बात कर रहे हैं हम, जिसका हम अपवर्तनांक निकाल रहे हैं, उस माध्यम में प्रकाश की चाल। बात खत्म। माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। आए बात समझ में? इसको सूत्र के तरीके से लिखें तो क्या आ जाएगा बेटा? अब हम जानते हैं बेटा, क्या जानते हैं? वायु में प्रकाश की चाल को दर्शाते हैं सी से, और माध्यम में प्रकाश की चाल को वी से। तो जी आगे, अब वहां दो माध्यम थे इसलिए 1 2 कर रहे थे, यहाँ दो माध्यम नहीं एक ही माध्यम है, तो क्या आ गया? अकेला n/b। इसका कोई अपवर्तनांक नहीं होता क्योंकि ये भी चाल है ये भी चाल है, ठीक। दोनों के मात्रक एक दूसरे से कट जाएंगे, तो अब अपवर्तनांक जो है वो एक मात्रक नहीं होता है। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। समझ में आया मेरी बात? तो बेटा ये आपका क्या है? अब जहां देखना, यहां पे देखना क्या कह रहा हूं मैं। जैसे मान के चलो बेटा, ऊपर क्या थी? वायु, क्या थी? वायु, और यहाँ पे क्या है? कांच। तो हम डायरेक्ट बोलेंगे कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक। क्या बोलेंगे? कांच का अपवर्तनांक, अर्थात वायु में से कांच में आ रही है प्रकाश किरण, ठीक। वायु में से कांच। और बेटा अंदर की बात बताऊं, देखो तुम में से अगर कोई पकड़ पाए एक बार में, तो अंदर की बात ये बता रहा हूं प्यारे बच्चों, कि अपवर्तनांक का मतलब पता है क्या चल रहा है तुम्हें? जैसे किसी माध्यम का अपवर्तनांक पता है, निरपेक्ष, जैसे कांच का है 3/2, मान के चलो कांच का अपवर्तनांक कितना है? मान लो बेटा आपका 3/2। सिंपल बोला उन्होंने, कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। सब बच्चे इसका मतलब पता है आपको क्या? इसका मतलब ये है कि वायु में से कभी भी दुनिया की कोई भी प्रकाश किरण काय में आ रही होगी? कांच में। तो आपने जो भी उसका एंगल लिया होगा वहां से अंदर जा, तो यहाँ पे जो आपतन कोण बन रहा है और जो अपवर्तन कोण बन रहा है, इसका अनुपात भी तो हमारा क्या होता है? साइन आई अपॉन साइन आर, अपवर्तनांक की होता है, जो कि कितना है हमारा? 3/2। यानी हमें क्या पता चल गया? हमें पता चल गया उस माध्यम में साइन आई अपॉन साइन आर का मान। यदि आप मुझे अपवर्तनांक बता दो तो मैं आपको आपतन कोण तक बता सकता हूं, अपवर्तन कोण तक बता सकता हूं। समझ में आई मेरी बात? तो ऐसी कंडीशन है, ठीक है बच्चों। तो ये आपको आपेक्षिक अपवर्तनांक और निरपेक्ष, अब इनकी एक एक परिभाषा हो रहा है, उनको लिखना है आपको। ये परिभाषा नहीं लिखना क्योंकि अभी मैंने आपकी इसकी तो परिभाषा नहीं लिखवाई आपकी अपवर्तनांक की। तो अपवर्तनांक की परिभाषा देखो, परीक्षा में अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं? तो आपके पास कितना लिखने के लिए है? अब आप अंदाज लगाओ कितना 2 नंबर में आएगा, जबकि लिखना कितने के लिए? स्नेल का नियम लिख दो। किन्हीं भी दो माध्यमों की सीमा पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की ज्या तथा आपतित प्रकाश के द्वारा बनाए गए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात हमेशा एक नियत राशि होती है, जिसे हम उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। आप 2 नंबर लिख के इसके आगे बढ़ जाओ, कोई कुछ नहीं कहेगा। अपवर्तनांक 2 प्रकार के होते हैं, सापेक्ष अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक। किसी अन्य माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक को हम उसका आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं, और बेटा वायु या निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक होता है उसको हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक। अब मेरी बात ध्यान से, कि आपेक्षिक अपवर्तनांक की परिभाषा क्या बोलोगे आप? कि बेटा दो माध्यमों के सापेक्ष अपवर्तनांक को हम एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक को हम आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं, अर्थात इसका प्रकाश के वेग से सीधा संबंध होता है। अर्थात निरपेक्ष आपेक्षिक अपवर्तनांक बराबर पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। तो आप परिभाषा क्या लिखोगे? पहले माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। और आपको बदलना हो तो आप इसको लिख सकते हो कि दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल बटे पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, इसको हम
दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसको n21 से प्रदर्शित करते हैं, इसको n21 से, इसको n12 से। बेटा जो एक है ना तो वो कहाँ आएगा, नीचे। जो दो है वो कहाँ आएगा, ऊपर। जो दो है वो कहाँ आ रहा है, नीचे। एक है वो कहाँ आ रहा है, ऊपर। ध्यान रखना है, आपको ऐसे याद रखना है। देखो सबसे पहले तो इनको याद करो जल्दी से, कंफ्यूजन नहीं होना। n21 मतलब तुरंत समझ जाओ दूसरे का। अरे आप तो इसको छोड़ो पीछे वाले को। n2 मतलब दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, पहले माध्यम। तो ये b1 और b2 क्या है, पहले तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चालें, ठीक है। और अगर पहले माध्यम की जगह पे कांच, हीरा, एवोनाइट, माइका, केरोसिन तेल कुछ भी हो, ठीक, तो फिर उसका क्या रहता है, आपेक्षिक अपवर्तनांक। और इन सबकी जगह पे यदि प्रकाश किरण वायु से किसी माध्यम में अंदर जा रही है तो उस माध्यम को हम डायरेक्ट बोलेंगे। कांच का अपवर्तनांक कहीं भी लिख रहा है, कहीं भी लिख रहा है कांच का अपवर्तनांक मतलब वो निरपेक्ष है, अर्थात प्रकाश किरण वायु से कांच में आएगी, समझ जाओ। जल का अपवर्तनांक निरपेक्ष है, कहीं भी अगर डायरेक्ट माध्यम का अपवर्तनांक लिख रहा है, इसका अपवर्तनांक उसका अपवर्तनांक, समझ में आ गया। लेकिन यदि लिख रहा है कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक, हीरे के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो फिर वो क्या हो गया, सापेक्षिक अपवर्तनांक। तो प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा, बहुत देर हो गई इस टॉपिक पे, आप आ ही नहीं भर रहे कि हाँ सर आ गया, समझ में नहीं आया क्या है क्या नहीं है, ठीक है। बिल्कुल कंठस्थ अंदर तक गया कि नहीं गया, जल्दी से बता दो मुझे, हाँ जल्दी से बता दो, कमेंट कर करके। हाँ सर, ललित दागड़, हाँ चलो। तो आधे घंटे में जाके आई बात समझ में, कांच के आयताकार गुटका हो गया था और आपका अपवर्तनांक। परिभाषा जरूर लिख लेना है, ठीक, कोई कुछ कहता ही नहीं है, अरे यार मुड़ी गजब है। चलो आगे मेरी बात समझ में, कह रहे हैं हाँ 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 सर आ गई। चलो बढ़िया है, बहुत बढ़िया। अब आगे अगला टॉपिक पढ़ते हैं बेटा हम, ठीक। किताब को निकाल लीजिए, किताब के अनुसार हमारा अपवर्तनांक हो गया आपका, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आपकी किताब में एक सारणी बन रही है, देखिए बेटा सारणी को। अब आप एक काम करिए, और इनमें कुछ मान दे भी रखे हैं हमारे, दे भी रखे हैं। कैसे दे रखे हैं, एक दे रखा है बेटा आपका जल का अपवर्तनांक, याद कर लो, लिख लो बेटा जल का अपवर्तनांक, ये याद करना है, याद करना है, जल का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक सबके याद करना है बेटा। जल का अपवर्तनांक मतलब समझ गए, जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक है जी, NW। NW मतलब W यानी वाटर, N मतलब अपवर्तनांक को दर्शाते हैं N से, इसका कोई मात्रक नहीं होता। वो दे रखा है बेटा इन्होंने 1.33। अब 1.33 को आप एक काम करो, ऐसा लिख लो 2/3, नहीं 2/3 नहीं आएगा, कितना आ जाएगा, 1.33 को यदि हम बदलने जाएं कितना आ जाएगा, 133/100। चलिए कितना आ जाएगा, 3/2 मतलब तो 1.5, ये तो कांच का होता है। कितना होता है बेटा आपका, 1.33। कितना होता है, 1.33, याद कर लो 1.33। 4/3 को देखना, 4/3, 4 में यदि मैं 3 का भाग दूं तो कितना आएगा, 3 एकम 3 कितने बच गए बेटा आपके, 1.10 हो गए, 3 दिया 9 हो गए, फिर कितना बचा, 1.4/3 लिख लो आप इसको, ठीक है। मतलब 1.33 तो लिख ही लो, लेकिन 4/3 जरूर लिख लो। तो ये होता है बेटा आपका कांच का, वो जल का अपवर्तनांक कितना होता है, जल का अपवर्तनांक कितना होता है, 4/3, अर्थात 1.33। और भी दे रखे हैं आपको, सर किस किस के याद करना है, तो देखो मैं पहले ही बताता हूँ, जल का कर लो, कांच का कर लो, और देखो पहला सबसे पहले वायु का, वायु का क्या अपवर्तनांक, वायु का क्या अपवर्तनांक होगा, वायु में प्रकाश की चाल बटे वायु में प्रकाश चाल कट जाएगा, कितना आएगा, एक। अरे वायु का क्या अपवर्तनांक है, वायु का मतलब वायु से वायु में आ रही है, उसका क्या अपवर्तनांक होगा, चलो एक होता है, कितना होता है, एक। आप बोलोगे सर 0.003 तो लिखा है, बिल्कुल याद कर लेना, 1.003 बहुत कम है। दूसरा बर्फ का दे रखा है, जल का 1.33, एल्कोहल वही, हाँ वही, अरे सर जानते हैं, कह रहा केरोसिन का 1.44, क्वार्ट्ज का दे रखा है 1.46, तारपीन का तेल, बेंजीन, क्राउन कांच, कनाडा वाल्सम, खनिज नमक, कार्बन डाइसल्फाइड, सघन फिलिंट कांच, रूबी, रूबी होती है, रूबी माणिक, मणि आती है, मणि, पहले के लोग पहनते थे मणि, उसका उसका दे रखा है, नीलम का दे रखा है, हीरा दे रखा है। तो आपको इसमें से केवल ज्यादा याद नहीं करना, वायु का, जल का और हीरे का, तीन याद करना, वायु जल कांच हीरा, वायु जल
कांच हीरा, वायु जल कांच हीरा। बेटा कांच दो दे रखे हैं, एक क्राउन कांच दे रखा है और एक फ्लिंट कांच दे रखा है। क्राउन कांच दे रखा है और फ्लिंट कांच दे रखा है। आपको किस किस के याद करना है? वायु जल कांच हीरा। हीरा का जरूर बिल्कुल याद रखना 2.42। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? हीरे का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है बेटा आपका? 2.42। चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चन करा रहा हूं बेटा, आप निकालिए, अपनी किताब को निकाल लीजिए और इसमें दे रखा है ध्यान से। अभ्यास के प्रश्न है, कुछ अभ्यास के नहीं, पाठ के अंतर्गत जो प्रश्न है उनको मैं करा रहा हूं, क्योंकि अगला आपका टॉपिक है बेटा गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन। ठीक, वो आज इतनी जल्दी खत्म नहीं हो पाएगा, तो उसको हम कल ही स्टार्ट करेंगे, इसलिए मैं कुछ सवाल करवा रहा हूं आपके। साफ कर दें बेटा इसको पूरा। चलिए, जय श्री कृष्णा। हाँ भाई, नहीं अभी क्लास खत्म वाली जय श्री कृष्णा नहीं है, वो टॉपिक खत्म वाली है। इसकी परिभाषा तुम इसके हिसाब से लिख लेना, किताब में भी दे रखी होती है, और आपके पास जो भी युक्ति हो। आपको देखो कोई भी परिभाषा मैंने अभी तक ऐसी नहीं छोड़ी जो ना बताई हो। तो इसका सीधा सा अर्थ क्या है? सीधा सा अर्थ है, आप वीडियो को बाद में देख के दोबारा से जो मैं बोलता हूँ उसको रोक रोक के और आप अच्छे से लिख सकते हो। ठीक है, चलो। तो अब आता है बेटा सबसे पहला क्वेश्चन पढ़िए बेटा, क्या लिखा है एनसीईआरटी का, कि वायु में गमन करती हुई प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। देखिए, वायु में गमन करती हुई प्रकाश की किरण जल में, काय में बेटा? जल में तिरछी प्रवेश करती है। ये देखिए आप, तिरछी प्रवेश करती है, ऐसा प्रश्न है। सबसे पहले प्रश्न के बारे में बता रहा हूं। तो तिरछी प्रवेश करती है, क्या प्रकाश किरण अविलंब की ओर झुकेगी अथवा अविलंब से दूर? तो आप सब जानते हैं बेटा, क्या लिखेंगे बेटा? देखिए, वायु के सापेक्ष जो जल है वो कैसा है बेटा? सघन माध्यम। ये वायु के हिसाब से जल कैसा है बेटा आपका? सघन माध्यम। और हम जानते हैं प्रकाश किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो वह अविलंब की ओर झुक जाती है। तो आपका उत्तर सीधा से एक लाइन में आएगा कि जब भी कोई प्रकाश किरण वायु से तिरछी यदि जल में प्रवेश करती है तो वह अविलंब की ओर झुक जाएगी। चलो उत्तर खत्म, आ गए, अविलंब से अविलंब की ओर झुकेगी, ये उत्तर है। क्यों? क्योंकि बेटा माध्यम कैसा है? सघन। ये माध्यम में मतलब प्रकाश की चाल कैसी हो जाती है बेटा? कम हो जाती है। सघन माध्यम प्रकाश की चाल कम हो जाती है और ये अविलंब की तरफ झुक जाती है। आगे, प्रकाश वायु में, ध्यान से समझना, ये साफ कर दिया मैंने। इसका उत्तर तुम देख लेना, क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? अच्छा हाँ यार, तुम तो बच्चे ही हो, बच्चों जैसी बात ही करोगे। प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। तो कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, ठीक है, कितना बेटा? एन जी, जी मतलब होता है गिलास, और वो है प्रकाश से, यानी निरपेक्ष अपवर्तनांक है, वो कितना है? 1.50। बात को समझना, प्लेट में प्रवेश करता है, कांच की प्लेट में, ठीक है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है? 3 × 10⁸ तो बेटा सी की वैल्यू कितनी है हमारी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब मुझे एक बात बताइए, अभी हाल ही हम जानते हैं अच्छे तरीके से, क्या जानते हैं? कि हम लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं बेटा किसी भी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो क्या होता है? प्रकाश के सापेक्ष अगर बात करें तो C/V। ये V क्या है? मैंने मान लिया कि माना कि कांच में प्रकाश की चाल, क्या बताया? कांच में प्रकाश की चाल कितनी है बच्चे? V है। तब V है तो अर्थात क्या आ जाएगा बेटा आपका? अर्थात Ng बराबर C/V। जल्दी से बताओ Ng की वैल्यू कितनी है? 1.50। C की वैल्यू 3 × 10⁸ ठीक है, और V की वैल्यू हमें ज्ञात करना है। इसको इधर पटक दो, इसको इधर ले आओ, तो V की वैल्यू आ जाएगी बेटा आपकी 3 × 10⁸ और बटे में कितने आ गए? 1.50। पहले तो ये दशमलव हटा लो, ठीक है, और कितना आ जाएगा बेटा आपका? ये 2 अंक है वैसे तो, एक जीरो अकेली बढ़ा लो, इधर से हटा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। या 3 मत करो तुम, तो 3 × 10⁸ की कितनी कर दो? 9, और नीचे कितने हो गए आपके? 15। समझ गया क्या? या फिर डायरेक्ट ही, अरे यार क्या करने लग रहा है, कुछ मत करो, हटो बगल। ये कितने लिख रहे हैं बेटा आपके? 1.5, और 1.5 दूनी होती है 3, अर्थात 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो बेटा कांच में प्रकाश की चाल कितनी आ गई? अतः कांच में देखो कितनी कम हो गई बेटा, बहुत कम हो गई। कांच में प्रकाश की जो चाल है वो कितनी हो गई? 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, क्या होगी? ठीक है, चलिए ये सवाल हो गया आपके सामने, आप इसको उतार सकते हो। तीसरा सवाल देखिए,
तीसरा सवाल आपने देखा सारणी 10.3 में से अधिकतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को ज्ञात करो। तो बेटा अधिकतम प्रकाशिक घनत्व अर्थात जिसका घनत्व सबसे ज्यादा हो प्रकाश के हिसाब से, तो बेटा जिसका घनत्व सबसे ज्यादा होगा उसका अपवर्तनांक भी सबसे ज्यादा होगा। समझे आप बात को? तो सबसे सारणी में सबसे ज्यादा अगर बात करें तो हीरा है, सबसे सघन, सबसे सघन, सबसे सघन प्रकाशिक माध्यम जिसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा हो, तो वो कितना है बेटा आपका हीरा। और हीरे का अपवर्तनांक कितना है 2.42, जो कि क्या है बेटा आपका हीरा होता है। ठीक है, हीरे के बारे में भी अपन पढ़ेंगे, बहुत सारी बात है। आगे कह रहा है और न्यूनतम प्रकाश घनत्व के माध्यम को ज्ञात करो। तो सारणी में बेटा और न्यूनतम प्रकाश घनत्व क्या है, कुछ नहीं वायु, या फिर बात करें हम किसकी, वर्फ की, वायु की बात कर लो या फिर वर्फ की बात कर लो। तो न्यूनतम प्रकाश घनत्व, क्योंकि वायु एक माध्यम नहीं है इसलिए मैं उसको रेफरेंस नहीं दे रहा। आप देखना इसका एनसीईआरटी में क्या सॉल्यूशन दे रखा है, न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व। तो न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व बेटा वायु तो क्या है माध्यम थोड़ी है, इसलिए मैं माध्यम बर्फ को मान रहा हूं। तो 1.31, और ये किसका है बेटा वर्फ का, किसका है वर्फ का, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा वो प्रकाशिक सघन उतना ही ज्यादा होता है, उसके अणु उतने ही पास पास में होते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, चौथे नंबर का क्वेश्चन है 4। देखिए क्या कहता है, चौथे नंबर के क्वेश्चन की बात करें बेटा हम, तो वो कह रहा है कि भाई आपको केरोसिन, तारपीन का तेल तथा जल, तो इनके सबके क्या लिख लो, केरोसिन, दूसरा दर का तारपीन का तेल, क्या दर का बच्चे, तारपीन का तेल, और इसके बाद दर का बेटा आपको जल। तो इनके अपवर्तनांक लिख लो तीनों के, तो तीनों के अपवर्तनांक उन्होंने कहा देख कर लिखो, लिख लिए। केरोसिन का कितना जल्दी बताओ, 1.44। बेटा आपका तारपीन का तेल का कितना है 1.47, थोड़ा सा अंतर होता है, और जल का तो हमें पता ही है 1.33। तो हमने लिख लिए। अब आगे भैया बोलो क्या करें, किताब में आगे कह रहा है कि क्या करें, इनमें से किस में प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से चलेगा। तो जिसका जिसका क्या होगा सबसे कम माध्यम होगा। अब आप बोलोगे सर कैसे, बेटा जिसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा। सर कैसे, देखना एक बात बताना, एन बराबर क्या है C/V, और सी क्या है प्रकाश की चाल, सी क्या है प्रकाश की चाल, या फिर आप बात करो वो तो फिक्स है वायु में प्रकाश की चाल। अब भी क्या है माध्यम में प्रकाश की चाल। तो एक काम करो बेटा, ये क्या आ गया V बराबर C/N। अब प्यारे 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 बच्चों बहुत सी बात समझ में आना कि सी क्या है फिक्स है, ये इतना बढ़ेगा ना घटेगा। तो जब भी हम एक नियत राशि को हटाते हैं किसी सूत्र में से, तो हम लेके आते हैं बेटा समानुपाती का चिन्ह। तो V व्युत्क्रमानुपाती 1/n। तुम में से किसी बच्चे के लिए व्युत्क्रमानुपाती शब्द नया तो नहीं है, मुझे बता दो कमेंट करके कि सर ये चीज मैं जीवन में पहली बार पढ़ रहा हूं। यदि ऐसा पढ़ रहे हो तो मैं थोड़ा सा समझा देता हूं, छोटी क्लासों में था कहीं पे ऐसा लिखा है कि x समानुपाती y, तो इसका अर्थ है ये x और y एक दूसरे से संबंधित राशियां हैं। यदि आप y का मान बढ़ाओगे तो x का मान बढ़ेगा। ये कतई नहीं होता कि x का मान y के बराबर है, बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, और यदि कहीं ऐसा लिखा है कि 1/y, तो इसका मतलब है कि x y के व्युत्क्रमानुपाती। अब आपने y का मान जितना ज्यादा बढ़ाया x का मान उतना ही कम होगा, इसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती संबंध। इस दुनिया में राशियों में किताब के हिसाब से दो ही प्रकार के संबंध पाए जाते हैं, समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती। समानुपाती संबंध का मतलब एक राशि बढ़े तो दूसरी राशि बढ़ेगी, सही है। जैसे कि आप होटल पे खाना खाने गए, तो एक है बेटा आपकी थाली में रोटियों की संख्या और दूसरा है आपकी जेब का बिल। तो बेटा जैसे जैसे आपने जितनी ज्यादा रोटियां खाई, भूख लग रही मेरे को इसलिए रोटियों का याद आ रहा है, तो जैसे जैसे आपने रोटियां खाई वैसे वैसे क्या बढ़ेगा बेटा आपका बिल बढ़ेगा। तो रोटियों की संख्या समानुपाती है होटल के बिल की। तो जे बड़ा गजब एग्जाम्पल दिया है। अरे वो जो भी है बेटा खाने का एग्जाम्पल है, आप समझो लुप्त उठाए खाने के एग्जाम्पल का। चलिए इसके बाद सर व्युत्क्रमानुपाती का संबंध, आप स्पीड को ले सकते हो, समय को। आप यदि कहीं पे साइकिल से जा रहे हो तो आपको समय ज्यादा लगेगा, क्यों, क्योंकि आपकी साइकिल की कम स्पीड है। आप वहीं मोटरसाइकिल से जा रहे हो तो आपको और कम समय लगेगा, आप वहीं जीप से जा रहे हो आपको और कम समय लगेगा। समझ आई मेरी बात? तो जैसे जैसे आपने स्पीड बढ़ाई समय क्या हो गया कम। तो बस यही संबंध है, समानुपाती हटा दो, सी हटा दो। बी बराबर किसके, C/N के, लेकिन V व्युत्क्रमानुपाती है N के। सर N क्या है अपवर्तनांक, तो इसका सीधा सा अर्थ है जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना ज्यादा, जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना ज्यादा उसमें प्रकाश का वेग उतना ही कम होगा।
समझ में आ गई? जितना ज्यादा अपवर्तनांक, अब देख लो भैया, तो जहां सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका है बेटा? तारपीन के तेल का। तो इसमें सबसे कम प्रकाश की चाल सबसे कम किसमें है? तारपीन के तेल में। और सबसे ज्यादा किसमें है बेटा? आपकी जल में। सबसे अधिक, सबसे अधिक। देखो अब किताब में क्या लिख रहा था, ये मैंने आपको प्रूफ भी करवाया है, मैंने उत्तर याद नहीं करवाया कि ये इसमें लिख लो, वो उसमें लिख लो। आपसे जो व्यंजक मैंने निकलवाए वो क्या कह रहे हैं उसको तो पढ़िए आप। ठीक, तो ध्यान रखना है बेटा आपका क्या, जो प्रकाश की चाल है माध्यम में, वो व्युत्क्रमानुपाती होती है उस माध्यम के अपवर्तनांक की। किसकी? उस माध्यम के अपवर्तनांक की व्युत्क्रमानुपाती। अपवर्तनांक किसी माध्यम का जितना ज्यादा, उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम। लास्ट क्वेश्चन है, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इस कथन का क्या अर्थ है? चलो इस कथन का अर्थ भी बता देते, साफ कर दे पहले जो लिखा है उसको। चलिए उतार लिया होगा आपने ये सब? कह रहे हैं सर नहीं उतारा, नहीं नोट किया, कर लो नोट कर लो, ये इंपोर्टेंट नोट्स हैं ये। वीडियो को रोक के कर लेना बाद में, ठीक है? 1 2 3 शू। चलो वीडियो को रोक के कर लेना आगे पीछे करके। यही तो फायदा है ऑनलाइन पढ़ाने में, जो मैं पढ़ा रहा हूँ अब जीवन भर के लिए आपके पास रहेगा। आप कभी भी देखो, 10 बार देखो, अपने दोस्तों को शेयर करो हमेशा। तो बेटा लास्ट क्वेश्चन है कि हीरे का अपवर्तनांक क्या दे रखा है? हीरे का अपवर्तनांक कितना है बच्चे? आपका 2.42 है। तो इसका अर्थ क्या है? का अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि यदि ये बेटा आपकी क्या है? वायु, और ये क्या है बेटा? नीचे हीरा। ये पूरा हीरा ही हीरा है, ठीक है? बहुत है मेरे पास, देखो। हाँ चलिए, तो किसी के पास तो रुपये पैसा होता, मेरे पास हीरे हैं। तो ये तिरछी आपतित किरण प्रकाश की आई बेटा वायु, प्रकाश किरण आई वायु, तो यह मैंने क्या खींचा? अविलंब। तो ये बहुत ज्यादा इधर खिसक जाएगी। तो इसका अर्थ क्या है? ये आपतन कोण आई और ये आपका अपवर्तन कोण आर। दो तरीके से बताओ, इसके दो अर्थ बता दो। तो मैं आपको बता देता हूं बेटा कि जो साइन आई और साइन आर है, इसका अनुपात है 2.42। पहली बात बोल दो, ठीक है? या फिर आपने दूसरी बात बोली कि यदि प्रकाश की चाल में, प्रकाश की चाल में, वायु में प्रकाश की चाल में हीरे में प्रकाश की चाल का भाग दूं, तो वो कितना आ रहा है बेटा? आपका 2.42 आता है। या फिर आप ऐसे कह सकते हो बेटा कि जो आपके हीरे में प्रकाश की चाल है, वो वायु में प्रकाश की चाल की C/2.42 गुनी है। आप ऐसा कह सकते हो। या फिर आप एक और बात ये कहो कि C बराबर कितना आ रहा है? 2.42 गुणा भी। अर्थात प्रकाश की जो चाल है, मजे देखना क्या कह रहा है, प्रकाश की जो चाल है वो हीरे में प्रकाश की चाल, हीरे में प्रकाश की जो चाल है उसके 2.42 गुना होती है। तो एक दो, ये तीसरी बात, इतनी बात है, ये इसके अर्थ हैं। सर हम कौन सा लिखेंगे? जो आपको अच्छा लगेगा, आपको अच्छा लगेगा कौन सा लगो। इसका अर्थ यही है कि इसका अर्थ क्या है कि भैया हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक का अर्थ यही है कि वायु में से हीरे में प्रकाश यदि प्रवेश करता है तो वह अभिलंब की तरफ झुक जाएगा। तो हीरे में, वायु में प्रकाश की चाल और हीरे में प्रकाश की चाल का अनुपात है 2.42। ये अर्थ है हीरे के अपवर्तनांक। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जय हिंद जय भारत। आज की वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। आशा करता हूं आपको अच्छे समझ में आई होगी।